नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये खास पेशकश मार्केट के महारथी। आज के मार्केट के महारथी सेगमेंट में हमारे खास मेहमान हैं विकास खेमानी, कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ। विकास, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी आपसे बातचीत हो रही है, नई सरकार बन चुकी है, उससे रिलेटेड जितनी भी अनसर्टिनिटी थी, अनिश्चितताएं थी, वो सब हट चुकी हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं मोदी 3.0। ये एक ऐसा मैनेजमेंट कह लीजिए, बड़ी कंपनी की, बड़ी हाई ग्रोथ कंपनी के मैनेजमेंट है जिनका हमने लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। उसके बाद भी बाजार के कुछ हिस्से हैं जो जिनको संदेह होता है, वो क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि साहब ये नए टर्म में किस कदर रिफॉर्म का प्रोग्रेस हो पाएगा, या क्योंकि कोलिशन का धर्म होगा तो थोड़ा इनके हाथ थोड़े बंधे रहेंगे। इस बात के ऊपर आपकी क्या राय है? आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो ये सरकार बनी है बहुत अच्छा है। एनडीए का फुल मेजोरिटी नहीं लगता, पार्टी है, मोदी जी जो नेतृत्व है स्ट्रांग है। मुझे कोई, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बार बार कहा भी है कि द पॉलिसी स्ट्रांग रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, और उन्होंने कहा कि कड़े निश्चय लेंगे। तो जिस जिस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी को जानते हैं, वो प्रेशर में आके काम करते नहीं है, और उन्होंने वो भी तरीके से आई थिंक मैनेज भी किया हुआ है। आई थिंक इनको मेन जो है टीडीपी के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करने की बात है, वो मुझे लगता है हो जाएगी। टीडीपी का फोकस लगभग लगभग स्टेट के ऊपर रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको सेंट्रल में इतना ज्यादा इंटरफेयर करना है। तो बोथ इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो मुझे लगता है कि ये सरकार और प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक कह चुके हैं कि हम कड़े रिफॉर्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी। और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आप देखेंगे तो सारे के सारे की पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी है। तो ऐसा ये भी कहा मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस से खुश हैं, और आगे और अच्छा काम कराने की बात कर रहे हैं। विकास, जब हमने पिछली बार बातचीत की थी और अब जो बात कर रहे हैं, उसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हुई। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ाया, यही नहीं, हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी अपना ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाया। आपको कितना कंफर्ट आता है कि ये जो ग्रोथ दिख रही है सबसे आज, इनफैक्ट जेफरी गुंडलाक जो वर्ल्ड के बिगेस्ट बॉन्ड फंड मैनेजर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडिया इस समय ग्रोथ के मामले में दुनिया में सबसे बढ़िया जगह है। ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स में किस कदर इसकी आपको लॉन्जिविटी दिखती है? क्योंकि आप तमाम कॉर्पोरेट से अक्सर बात करते हैं, ये ग्रोथ ट्रिकल डाउन होके कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग विजिबिलिटी में आपको दिखाई दे रही है? जैसे ये तो हम आपको पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि इंडिया जैसा मार्केट दुनिया में नहीं है। और ये क्या है, अभी धीरे धीरे अलग अलग तरह के लोग आके बोलेंगे तो शायद आप सबका कॉन्फिडेंस में और बढ़ते जाएगा। जी देखिए, हम यहाँ से जो फील कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ मेरे मेरे 25 साल के करियर में इस तरह के सारे स्टार्स अलाइनमेंट होते हुए इकोनॉमिक लेवल पे नहीं देखे हैं। हर तरह के क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेके हो, या फिर आप आईटी सेक्टर को देख के करते हो, या फिर कंजम्स, हर सेगमेंट में एक ग्रोथ का माहौल है। और सबसे ज्यादा जो हैवी लिफ्टिंग हो रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेके। सो जो एक ग्रोथ में बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट रखता है। तो ये, और एक अच्छी बात ये है कि हिस्टोरिकली जो इंडियन की फॉल्ट लाइंस रही हुई है, वीकनेस रही हुई है, चाहे वो करंट अकाउंट, 5 ही फॉल्ट लाइन रही है इंडिया की: करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, वीक बैंकिंग सिस्टम, एंड आर लेवरेज और डेट टू जीडीपी। इफ यू सी, इन पांचों मुद्दों पे इंडिया की आज जो स्थिति है बहुत अच्छी है। तो हिस्टोरिकल रिस्क है नहीं, जो वो जो रिस्क आती है वो है नहीं, लेवरेज है नहीं, और ग्रोथ एनेबलिंग पॉलिसीज हैं। आप जहां देखोगे वहां पे खर्चा हो रहा है। तो ये सब का इवेंचुअल नतीजा क्या, ग्रोथ में ही होना है, इसमें कोई। और जो जो पुरानी वीकनेसेस थी पैरेलल इकोनॉमी की, वो भी एड्रेस हो गई। जीएसटी का कलेक्शन, टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इनकम टैक्स रेट और कम होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? ये खाली अंडरलाइन इकोनॉमी की ग्रोथ ही दर्शाती है। और जो जो ये चीज को काफी विश्व के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे नोट करेंगे, वो कन्वर्ट होंगे और आएंगे, और इसी से बाजार की रीरेटिंग होगी। यही एक सिंपल नॉर्मल साइकिल है। इसमें कोई, मुझे कोई इसमें नया कोई आश्चर्य नहीं होता जब कोई एक आदमी और आके बड़ा बोलता है इंडिया बहुत बेहतरीन मार्केट है। मैं कहता हूँ हाँ, वेलकम टू द क्लब, यू आर वन मोर कन्वर्ट। बट आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो दिग्गज है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, और इंडिया में उसका लिक्विडिटी का फायदा होगा। कमाल की बात यह है कि इस सब के बावजूद एफआईआई एज अ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सेल करती आई है पिछले 1-1.5 साल में। और ऑफ कोर्स आपके जैसे इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया कि उसके बाद, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी न्यू हाई पे हम। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये एक तरह से सेलर स्कैर्सिटी का केस बन सकता है नेक्स्ट 1-2 सालों में, जब कोई बड़ा सेलर ही नहीं बचेगा,
मोस्टली बाइंग होगी। तो बिल्कुल, ये तो मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं ये देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनका जो इन्फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में है, वो फेड के इंटरेस्ट रेट साइकिल से लगा हुआ है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाना चालू किया इंडिया से, इमर्जिंग मार्केट से एंड इंडिया से पैसा निकला। इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा निकला, इंडिया से कम निकला। तो हमने हमारा वॉलेट शेयर में गेन किया है। दैट अगेन शोज लोगों का इंडिया में फेथ कम नहीं हुआ है, इंडिया में फेथ है। पर जैसे वो फेड की इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस टर्न होगी, लॉट ऑफ मनी विल कम टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज बेनिफिशियरी ऑफ दैट। उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ, मैं तो काफी समय से कह रहा हूँ कि हमारे अगले, वो ये नहीं कह सकता 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 2 साल में होगा, अगले 1.5 2 3 साल में, मतलब ये पीरियड में जब भी रिवर्स होगा, वी विल हैव अ ह्यूज इनफ्लो कमिंग एंड इनफैक्ट वी विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ पेपर, बिकॉज इतना पैसा आएगा कि हमारे पास लिक्विडिटी की भरमार होगी और वो ही इंडिया को रीरेट यहाँ से भी फर्दर करेगी। एंड इसीलिए जो लोग बोलते हैं मार्केट महंगे हो गए हैं, केयरफुल रहना चाहिए, उनको मैं कहता हूँ कि मार्केट महंगे नहीं हुए, मार्केट और महंगे होने वाले हैं यहाँ से। उसका कारण यही है। विकास, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो सबसे बाजार के जो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा क्लोजली देखते हैं बाजार वाले, वो है फाइनेंस पोर्टफोलियो। कल निर्मला सीतारमण जी हमारी नई फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ गई हैं और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि ये बताया कि बाजार को एक मैसेजिंग दी कि रिफॉर्म का काम उनके डेस्क से भी जारी रहेगा और बजट पे फोकस करें, ग्रोथ ओरिएंटेड। लेकिन काफ़ी काम तो ऑलरेडी चल रहा है कंटिन्यूटी में। बजट में ऐसा क्या और ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है आपके हिसाब से? कि मैं अजय बहुत पहले से कहता हूँ, ये हर साल कहता हूँ कि बजट एक्चुअली रिफॉर्म का डॉक्यूमेंट है ही नहीं। बजट एक अपने फिस्कल, गौ सरकार की एक नियत का रिफॉर्म है, कि नियत की इंडिकेशन है कि आपकी रेवेन्यू कितनी एस्टिमेटेड है और उसमें से आप कितना खर्चा करेंगे। तो आई थिंक उसके अंदर आपको बार बार एक ही खाली अपना बजट से यही पता चलता है कि सरकार किस तरह का ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन में कहाँ पे खर्चा करेगी, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, उस तरह का एक ब्रॉडर गाइडेंस डॉक्यूमेंट है। बाकी जितने भी आप रिफॉर्म्स देखते हैं, सरकार थ्रू आउट द ईयर करती रहती है। तो ऐसा कोई इसके ऊपर ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि बजट में कोई एक, एंड पिछले आप 5 7 सालों में जब से मोदी साहब आए हैं, तब से आप देखोगे तो हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में कुछ रिफॉर्म आएंगे, और कुछ आते नहीं है, और वहाँ फिर वैसे ही नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी कोई ऐसे बहुत बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स टाइप आएंगे। जो उनको करना होता है वो अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी पेस से वो करते हैं। तो हाँ, ये है कि जो कुछ बड़े पाए के रिफॉर्म है, चाहे वो फार्म लॉज हो, लेबर लॉज हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, कितने कर, वन वन नेशन वन इलेक्शन, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो देखने का विषय है। पर जो इनएफिशिएंसी को रिमूव करके एफिशिएंसी की ओर तरफ जाने का जो सरकार ने पिछले कई सालों में काम किया है, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे जिससे मार्केट्स को गति मिलेगी। हाँ, जो रोज छोटे छोटे काम करते हैं, पुश करते हैं, उससे ही एक ग्रोथ का माहौल बनेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपको इंप्रूव करना है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कोई एक बजट में अनाउंस करने से नहीं होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखें, पर मार्केट्स उम्मीद बनाए रखें। फेयर पॉइंट। विकास, जो पहली फाइल मोदी जी ने साइन की अपने ऑफिस में आने के बाद, वो जो है रूरल हाउसिंग को लेके था, किसान की तरफ था, और बाजार को ये लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो मार नीचे तबके को टियर 3 टियर 4 और रूरल में लगी, उससे वो उबर नहीं पाया उस किस्म से जैसे अर्बन उभरा। अब बाजार को लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस भी उधर रहेगा, और ऑफ कोर्स वो चला नहीं है बहुत ज़्यादा एरिया। तो क्या आपको कंज्यूमर्स, रूरल लेंडर्स, छोटे लेंडर्स, हाउसिंग वाले, क्या उस यूनिवर्स को आप देखने में इच्छुक हैं, या अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और अपने फ्रेमवर्क में ही रहेंगे? लोग सबको दिखते हैं। हमने पिछले 5 साल में एक भी कंज्यूमर स्टॉक नहीं खरीदा था। पिछले 3 4 महीने से हम कंज्यूमर स्टॉक खरीद रहे हैं। और एक इसलिए नहीं खरीदे कि खाली रूरल के ऊपर है। मैं नहीं मानता हूँ कि रूरल डिमांड वीक है, मैं नहीं मानता हूँ कि कंज्यूमर डिमांड वीक है, जो कि एक नॉर्मल नैरेटिव बना हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि रियल एस्टेट सब जगह बिक रहा है और कंजम्पशन डिमांड वीक है। ज्वेलरी बिक रही है और कंजम्पशन डिमांड वीक है। तो आई थिंक कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को लूज हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बोलते रहते हैं डिमांड कम है। तो आई थिंक डिमांड मेरे ख्याल से ठीक ठाक सी है। रूरल डिमांड बिल्कुल अच्छी हो सकती है, मानसून पे भी निर्भर करेगा। ऑफ कोर्स आज की डेट में आप देखेंगे तो हर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, सब सब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से पैसा खर्चा करते हैं। उसका फायदा सबसे ज्यादा रूरल इकोनॉमी को ही होता है, मेरा मानना है। तो मैं ऐसा कोई मेरे हमारे दिमाग के अंदर शिफ्ट नहीं आया। हमारा व्यू पहले भी रूरल इकोनॉमी में पॉजिटिव था, आज भी है। ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी में काफ़ी हरकत हो रही है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हायर वैल्यू की तरफ जा रही हैं, आए दिन ईवी के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह।
और ऑटो में भी हम देख रहे हैं बहुत दिनों बाद एक टू व्हीलर कंपनी का आईपीओ आ रहा है और एक फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल का भी आईपीओ आ रहा है। आपने ऑटोज को कैसे खेला है ज़्यादातर, और आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को, ऑटो और ऑटो एंसिलरी पूरी वैल्यू चेन को? हमने ऑटो 2022 से हम काफी पॉजिटिव है पूरे एंटायर ऑटो पैक पे। उस पे हमने ऑटो एंसिलरी, ऑटोमोबाइल कंपनीज, बोथ पीवी, सीवी एंड टू व्हीलर, सब में हमने एक्सपोजर है। तो आई थिंक सीवी हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रोथ पिछले 2 साल में बना हुआ है, तो बेस इफेक्ट है, एएफसी चालू हो रहा है। बट आई थिंक पीवी सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा चालू रहेगी। तो हमें उस पर काफी काफी भरोसा है। एंड ये भी एक डायरेक्ट कंजम्पशन प्ले ही है। तो अगर कंजम्पशन नहीं है तो पिछले 2 सालों से ग्रोथ कहाँ से आ रही है? तो मैं मानता हूँ कि कंजम्पशन में ठीक ठाक सी ग्रोथ है, और ऑटोमोबाइल ऑल्सो अच्छा करता रहेगा। ये पीएसयूज की बात वापस शुरू हो रही है कि क्या पीएसयूज की रेटिंग जारी रहेगी? आपने कहीं पीएसयू, पूरे पीएसयू पैक में, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स हैं, डिफेंस है, रेलवेज है, दुनिया भर की चीज़ें, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग करी है आपने पीएसयू पैक में, या मोस्टली आपके पास हैं प्लेज अभी भी पोर्टफोलियो में? नहीं, हम लोग पूरी होल्डिंग बनाए हुए हैं। हमें मानता है हमारा मानना है कि री रेटिंग चालू रहेगी, जारी रहेगी। क्योंकि पीएसयू की री रेटिंग का बहुत बड़ा कारण है उन गवर्नेंस को एड्रेस करना, उनकी डिमांड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एड्रेस करना, और आई थिंक जो भी उनकी टेक्नोलॉजी नीड्स है उनको एड्रेस करना। इस सरकार ने बखूबी निभाया है। एंड मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो काफी बैंक्स और जो जो सेगमेंट्स में है काफी अच्छी फ्रेंचाइजीज हैं। तो हमें मानना है अभी भी इसमें री रेटिंग का काफी स्कोप है। अच्छा, दूसरा विकास, आपने डिफेंस स्टॉक्स को बहुत पहले से स्टडी करना शुरू कर दिया था जब उतना बाजार का फैंसी नहीं हुआ था। बहुत सारे नीश डिफेंस के प्लेस भी हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, सिर्फ पीएसयू में ही नहीं। क्या व्यू है आपका डिफेंस को लेके? इस समय आपने कहीं पोजीशन बढ़ाई है या पुरानी पोजीशन होल्ड करते आए पूरे टाइम अभी तक? क्योंकि हमने ऑफलाइन कभी कुछ लिया नहीं है, हमने काफी समय से हमारी पोजीशन तो बनाई हुई है। तो इट्स लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वैल्यूएशन को लेकर केयरफुल रहना चाहिए, बस यही है। आपने कहीं पे भी मुनाफा वसूली की है, कहीं ट्रिम की है पोजीशन अपने पूरे पोर्टफोलियो में? नहीं जी, नहीं। आई थिंक हमारा मानना है कि इंडिया अगले 10-12 साल में बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जी। अर्निंग्स ग्रोथ एंड लिक्विडिटी दोनों बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आपको एक नंबर कह सकता हूं कि जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया की जो आज की डेट में $150 बिलियन है, जो 2001 में $8 बिलियन थी, तो 20-22 साल में लगभग 18-20 गुना हो गई है। ये जो नंबर है 2035 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की ग्रोथ प्रोफाइल दिख रही है, तो इसका मतलब हमारा मार्केट कैप 18 से $20 ट्रिलियन हो सकता है। तो जो जो अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखें तो प्रॉब्लली हम लोग शायद 1 लाख के पार कर सकते हैं निफ्टी को। तो उस तरह की अगर आप 10-12 साल में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना, ये सब ट्रांजेक्शन कॉस्ट और टैक्स को बढ़ाने वाली बातें हैं। आप कंपनीज में इन्वेस्ट करें और बने रहे। इक्विटी बहुत बड़ी अच्छा एसेट क्लास है। मेरे को मानना है कि ये सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन साइकिल है। इसको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस में आके मिस करने का कोई भी स्कोप नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं जो बाजार में क्या पूरे देश में हर इंसान उससे छूता है, वो है क्रेडिट। तो क्रेडिट को आपने कौन से हिस्से में, एक कुछ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट हो गया, मिड टीयर क्रेडिट, एफ्लुएंट क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट और कंज्यूमर लोन वाला क्रेडिट, आपने कौन कौन से हिस्से को अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हुआ है, और आपका आउटलुक कहाँ क्या है उस पर? अब क्रेडिट अच्छे हैं, बट हमारा जो फोकस है, हमको लगता है दो बड़े क्रेडिट सेगमेंट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगे। एक तो एमएसएमई होगा, एक हाउसिंग फाइनेंस होगा। ये दोनों क्रेडिट काफी पोटेंशियल रखते हैं। एमएसएमई को इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप मानेंगे नहीं कि अगले 20-25 सालों में मुझे लगता है यहाँ से 50 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसलिए ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट में हमारी काफी फोकस है, काफी एक्सपोजर है जो हम बने हुए हैं। बट बैंकिंग जो एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर जो एक्सपोजर अक्रॉस ऑल दीज प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपने बताए, कॉर्पोरेट, एमएसएमई, बैंक, रूरल, रिटेल, सो बैंक में भी आप क्रेडिट के लिए एक्सपोजर लेते हो। टोटल इंडिया का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो आज की डेट में $2.5 ट्रिलियन है, ये 20 साल पहले $125 बिलियन होता था। ये नंबर हमारे हिसाब से 65-70 ट्रिलियन पहुंच सकता है अगले 20-25 सालों में। तो इस तरह की अगेन आप जो ग्रोथ प्रोफाइल देख रहे हैं, उसको टैप करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और हमें लगता है क्रेडिट, नॉन क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज, वो दोनों सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। विकास, आप तो काफ़ी बड़े एचएनआई फैमिलीज़ के साथ, फैमिली ऑफिस वगैरह टाइप ऑफ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम करते आए हैं। मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, आपकी जो बातचीत उनसे सालों से हो रही है, बड़े जो डिप्लॉयमेंट के पूल्स हैं इंडिया में, जो अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक फंड्स और एफआईएस थे,
अब इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका रवैया बाजार के क्रैशेस में क्या बदल रहा है? जो बड़े बड़े क्रैशेस बाजार में आते हैं या अचानक सडन फॉल्स आते हैं, तो क्या आपके पास इंक्वायरीज आती हैं एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की, या पहले जैसे ही नर्वस जाते हैं? मैं कुछ जानना चाहता हूँ फीडबैक की, इन्वेस्टर बिहेवियर कैसा चल रहा है? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अगर जिस इस बजट वाले दिन भी, सॉरी, इलेक्शन आउटकम वाले दिन भी जब मार्केट नीचे था, हमने देखा रिटेल की नेट बाइंग थी। सो अभी उसमें इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रिटेल एचएनआई को डिस्टिंग्विश नहीं साथ में रखा जाता है, बट मैं मानता हूँ जनरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी मैच्योर हो गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर को मार्केट की एक समझ है, और ये नंबर जो है खाली बढ़िया होने वाला है। जैसे आपको बताता हूँ, आज के डेट में भी इंडिया का टोटल हाउस होल्ड सेविंग का ओनली 4.7% इज एक्सपोज टुवर्ड्स एक्विटीज। आज भी हम जो ग्लोबल लेवल से उनसे बहुत नीचे हैं। चाइना में 15% है, यूएस में 35% है। तो हमने एक नंबर किया कि ये नंबर अगर 10% जाता है अगले 10-12 साल में, 2035 तक, तो इंडिया से ही 2.5, 2.3, $2.4 ट्रिलियन ऑफ एडिशनल फ्लो विल कम टू इंडिया, Indian equity markets. So that liquidity is also very, very big. So a lot of money which has been moving away from real estate, fixed income as an asset class towards equity, I think will continue. एंड ऊपर से फॉरेनर्स की आएंगी, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर पिछले 10-12 सालों में काफी मच्योर हुआ है, और ये जो 1% से 4.7% आया है, ये आने वाले समय में 10-15% भी हो सकता है। विकास, जाने दें आपको, इससे पहले कुछ ये बताइए कि आजकल आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोई बड़ा आपने मेगा ट्रेंड या कोई और माइनर नीश पढ़ रहे हैं आप उस एरिया के बारे में जो बाजार अभी ओवरलुक कर रहा हो? नहीं, आई थिंक ऐसा अभी, मतलब जनरली पढ़ाई तो सब रोज कुछ ना कुछ चलती रहती है, बट मेरे को लगता है कि अभी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हमको ढूंढनी पड़ेगी। एमएसएमई, छोटी छोटी कंपनियां बड़ी हो रही है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में कंपनीज बड़ी हो रही हैं। हमको लगता है कि बड़ी बढ़िया कंपनी खाली मेट्रोज में ही होती है, बड़े शहरों में ही होती है। आपको छोटी छोटी जगह पे अच्छी कंपनीज मिलेंगी जो अगले आने वाले 10-15-20 सालों में, तो मैं इंडिया की जो डीप स्ट्रेंथ है, इंटीरियर्स है, उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो और जिस हिसाब की इनोवेशन इंडिया में हो रही है, उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो जितना भी हम लोगों से मिलते हैं, इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, मुझे लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चल रहा है, जहाँ पे लोगों की जो इच्छा शक्ति है, लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो काबिलियत है कि हम दुनिया जीत लेंगे, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है, वो रिवाइव हो रहा है। और मुझे लगता है उसकी वजह से जो ग्रोथ है यहाँ से ओनली एक्सेलरेट होगी। हमारा जो दुनिया में हस्ती है वो बढ़ेगी, और उसका फायदा अगेन वापस इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है। तो मैं मानता हूँ कि इसी को हमें बने रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। हम्म। विकास, आप इन्वेस्टिंग को ही इन्वेस्टिंग के सारे फ्रेमवर्क और फिलोसफीज ही नहीं, जीवन को कैसे जीना चाहिए उसकी फिलोसफीज भी काफ़ी फॉलो करते हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे, वर्क लाइफ बैलेंस। आप हमें, हमारे व्यूअर्स को और अपने फॉलोअर्स को बता के जाइए, आपने अभी लेटेस्ट जो आप जैसे बताते हैं आज का सुविचार, कोई क्या पढ़ा या कोई ऐसी चीज़ अभी आपने ध्यान दी जो आपके जहन में रह गई हो, आज जो शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था एक हम्म। इंटरेस्टिंग, जो मैं शायद ट्वीट भी किया था, कि कि अगर आप देखोगे कि अगले, अब हम 100 साल बाद में हम नहीं रहेंगे, तब जो आज हम बना रहे हैं, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे बिजनेस हाउस हो, वहां पे हम नहीं रहेंगे। जिस घर को हम इतने सपनों से बना रहे हैं वो नहीं रहेंगे, चाहे उसको कोई और ऑक्यूपाई कर रहा होगा, चाहे वो हमारे बच्चे हो या कोई और हो। तो जो हम इतना बना रहे हैं वो हमारा रहने वाला ही नहीं है। तो जो जहाँ पे हमारा 80-90% ध्यान जाता है, वो शायद हमारा हमारा है ही नहीं, हमारा रहेगा नहीं। तो इसलिए उसको अक्वायर करने के लिए इम्बैलेंस लाइफ मत जियो। उसको इस नजरिए को ध्यान में रख के आप जो भी काम करना करो। तो मैं तो मानता हूँ, ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, और अध्यात्म को ध्यान में, अध्यात्म क्या सिखाता है कि आप इक्विनिमस रह के, बैलेंस रह के, संतुलित रह के, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर करते रहो। आप मन लगा के काम करो, फोकस लगा के काम करो, तो क्या उसका आउटकम आना ही है। और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, तो आप उसकी प्रभु की इच्छा समझ के उसमें लगे रहो। तो ये एक ये अलग अलग तरीके से आती है। आज का जो मैं सुबह सुबह कहीं पढ़ रहा था, मैंने ट्वीट भी किया, वो उसको दर्शाता है कि आप ये सोचो, 100 साल बाद जब आप नहीं रहो, और हम हमारे ग्रैंड फादर्स का, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर्स का क्या नाम भी नहीं जानते होंगे। आप देखोगे तो उन्होंने भी उस टाइम पे अपनी लिनियज के लिए काफी कुछ छोड़ा होगा, पर उनका हमको आज नाम भी शायद नहीं पता है। तो ये वर्ल्ड इज इन इम्परमानेंट, ये पर्सपेक्टिव जब आ जाता है तो आप उसको बड़े अलग से फील करते शानदार, ताकि आपका अटैचमेंट जो है चीज़ों से, जो है मोहमाया से, उतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि आपको बाद में दिक्कत हो। बट बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपसे हमेशा बात करके इन्वेस्टिंग, जीवन और एक कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाए,
इस सब हमने बातें की विकास खेमानी के साथ। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।